अभी देखिए, ये सेशन हमारा आखिरी सेशन होगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए बड़े टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। और टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि पूरा का पूरा कंटेंट हम लोग कराने वाले हैं इसको, इधर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं खाली उतना ही कंटेंट मैं इसमें लूंगा जो हमको जरूरत है। ठीक है, आगे हम एक्सटेंड करेंगे इसको, बट मैं आपको ओवरव्यू जरूर दूंगा कि आपको समझ में आए कि ये टॉपिक की मतलब कितना लेंदी टॉपिक है। आपको बेसिक्स में सारे बताऊंगा। ठीक है, इन फ्यूचर जब आप उसको एडवांस में आप ये सब चीजें करोगे, इनमें से हम लोग एक या दो कॉन्सेप्ट लेंगे जो हमारे काम का है और वो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वर्गा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको देखो हाउसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको ग्रह कारक तत्वों का आइडिया लग चुका है। ठीक है, ग्रहों की दृष्टियां आपको पता है, मार्स की 4, 7, 8 एस्पेक्ट स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, सैटर्न जुपिटर की आपको आइडिया है। इतना काफी है हमारे लिए, ग्रह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बीसीपी कैसे करना कैलकुलेट, ये भी आपको समझ में आ गया। ये सारी चीजें जो हमको चाहिए ना, जो एलिमेंट्री चीजें जो हॉरोस्कोप को स्टडी करने के लिए, वो काफी सारी चीजें आपको आ चुकी है। ठीक है, एक्सॉर्टेशन कैसे काम करेगा, डेबिटेशन जैसे मैंने आपको एक अभी उसके भी क्लासेस ली हैं, बट उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम अभी चार्ट के साथ हम लोग करते चलेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत जगह हम लोग इसको रिफर करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग। ठीक है, तो कुछ में ठीक है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब डिवीजन, स्क्वायर, डिवीजन। 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 ठीक है, इसी से हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट। अगर नाम सुने होंगे डिविजनल चार्ट का, है ना, वर्ग कुंडली इसको बोला जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए ना हमें इस कुंडली शब्द का प्रयोग थोड़ा बंद करते हैं। हम सिर्फ एक चीज समझेंगे, वर्ग। ठीक है, कुंडली जोड़ना है नहीं जोड़ना वो आप बाद में अपना सोचते रहिएगा, पर फिलहाल मैं क्लास में एक वर्ग ही शब्द यूज करूंगा। ठीक है, डिविजन्स। बट ये डिविजन्स का मतलब क्या है और ये हमें जरूरतपूर्ण है। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। देखो, वर्ग डिविजन्स का मतलब कि यहाँ पर किसी चीज की डिविजन्स की बात हो रही है, ये हमको समझ में आ गया, बट किसका डिविजन? ठीक है, किस चीज का डिविजन की यहाँ पर बात चल रही है? साइन के डिवीजन। यहाँ हाउस। पर हम लोग साइन का डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, राशि के डिवीजन। कभी भी हाउस डिवीजन मत बोलना, कोई बीच में हाउस बोल रहा है। ठीक है, तो वो गलत है, हाउस के डिवीजन नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, राशियों के डिवीजन से। ठीक है, कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसका आप डिवीजन बना सकते हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो कि वो ग्रह पर्टिकुलरली किस वर्ग मतलब कितना डिवीजन करने पे वो कौन से राशि में जाएगा। इसकी कैलकुलेशन क्लियर? अच्छा, ठीक है, अब ये एक मैथमेटिकल चीज है। ठीक है, मैं साइन को 30 डिग्री का साइन है, प्रैक्टिकली मैं उसको कितने में डिविजन कर सकता हूँ? कोई लिमिट है इसमें? मैं नहीं। चाहे तो दो डिवीजन करूँ। 30 डिग्री का साइन है, 15 15 डिग्री के मैं दो बना सकता हूँ। ठीक है, 10 10 डिग्री के तीन बना सकता हूँ। है ना, ऐसे करके मैं बहुत सारे डिविजन में कर सकता हूँ। मैं 300 डिवीजन तक कर सकते हैं, जो अभी तक हमने सुने हैं। ठीक है,
नाड़ी अंश आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द ना, षष्ठी अंश सुना होगा, वो 68 डिवीजन होता है। एक राशि का 68 डिवीजन करते हैं, 60 वर्ग। ठीक है, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी क्षमता डिपेंड करती है गणित के, कितना भी डिवीजन चार्ट कर। और डिवीजन से होगा क्या, हमें इसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, है ना। मैं अपनी मर्जी से एक 81 डिवीजन कर दूं और मैं बोल दूं ये D81 चार्ट है, और इस D81 चार्ट का तो यूज भी तो होना चाहिए हमारे लिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमारे ऋषियों ने इसके यूजेस भी बताए हैं। ठीक है, बहुत कम जगह ये चीजें मिलती हैं, कैलकुलेशन सब बुक्स में है ऑलमोस्ट, बट उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है एप्लीकेशन का, वो हमें क्लियर कट नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत लोग फिर इसको गलत तरीके से हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसका थोड़ा सा ignore करते हैं। अभी ठीक है ना। हाँ, ठीक। इतना आप लोग मन में बैठा लो कि हम जब डिवीजन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे साइन के डिवीजन, राशियों के डिवीजन, हाउसेस के नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी आप लोग समझ लो कि जो वर्ग के नाम से आपको हर क्लासिकल टेक्स्ट में एक चैप्टर जरूर मिलता है, वर्ग अध्याय के नाम से। नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो फल दीपिका में इसका नाम वर्ग अध्याय है, वर्ग भेदाध्याय। ठीक है, BPHS में भी सिमिलर नाम से आपको चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, पर इन सब में कोई ऋषि बात करता है, वो उनके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि हमको 6 डिविजनल चार्ट यूज करने चाहिए, 6 तरीके के वर्ग हमको यूज करते हैं। वो 6 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरे ऋषि का मत है कि 6 नहीं करने चाहिए, हमको 7 करने चाहिए, यहाँ पढ़ोगे उसको बोलते हैं सप्तवर्ग। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, हमको सप्तवर्ग नहीं, हमको 10 वर्ग करना चाहिए, 10 डिविजन। महर्षि पराशर देखो, फल दीपिका में 10 वर्ग की बात करी गई है। ठीक है, मंत्रेश्वर ने बोला कि हमको 10 वर्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया। महर्षि पराशर ने BPHS में 16 वर्ग की बात की, 16। ठीक है, जमीनी में आप पढ़ेंगे तो वहां कुछ और हमको 3-4 वर्ग और मिल जाते हैं। तो टोटल, इन इन टोटल जो यूज किए जाते हैं डिविजन, वो 20 डिविजनल चार्ट। ठीक है, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो है वो 16, इसको 16 डिविजनल चार्ट स्कीम बोली है ना, षोडश वर्ग। षोडश मतलब 16। ठीक है, इसी 16 में कुछ डिविजनल चार्ट एड ऑन कर लेंगे हम लोग, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे टोटल 20 होगा। ठीक है, यहीं आप नाड़ी ज्योतिष में आप भी आप जाएंगे आगे, तो वहां पर फिर और हायर डिविजन आपको मिलते हैं, उसमें 150 डिवीजन मिल जाते हैं, 300 मिल जाएंगे। तो ऐसा करके बहुत सारे सिचुएशन है, बट मोटा मोटा आपको जो समझना है, ठीक है, आप ये समझो कि हमारे पास 2-3 तरीके के डिवीजन की स्कीम है, उनमें से एक डिवीजन स्कीम हम लोग यूज करेंगे, उसका मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। उसमें से भी सारे डिविजन्स हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, आपको मतलब इतना मेहनत नहीं करना है कि क्लास के बाद बैठ के आपको सारे डिविजन्स आप बैठ के पढ़ रहे हो, अपनी इतना दिमाग नहीं पड़ा। 2-3 डिवीजन चार्ट्स हैं जिसका आपको पहले मास्टरी करनी है, उतना आप कर लो, बाकी सारी चीजें आपको समय के साथ आएंगी आपके पास। ठीक है, चलो ठीक है।
अच्छा, तो वर्ग में तो सबसे पहला मैंने आपको देखो, पहले मैं आपको स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, स्कीम मतलब कि जो ऋषियों ने अपने अपने मेथड बताए हैं कितने कितने वर्ग सम के यूज करने चाहिए। सबसे पहला वर्ग स्कीम है वो है षडवर्ग। ठीक है, षडवर्ग का मतलब क्या होता है? षड का मतलब होता है सिक्स। ठीक है, हम बोलते हैं ना षड ऋतु, तो वैसे ही षड वर्ग। ठीक है, तो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस स्कीम में हमारे पास बेसिकली छह तरीके के वर्ग बनेंगे। छह तरीके की हमारी कुंडलियां बनती हैं, वर्ग कुंडलियां कुंडली जो मिलता है। ठीक है, और इसका जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर आपको मिलेगा प्रश्न। ठीक है, जब प्रश्न मार्ग आप पढ़ेंगे उसमें प्रश्न के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो षडवर्ग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वर्ग का स्कीम हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्कीम, पहला षडवर्ग फिक्स डिवीजन स्कीम। ठीक है, यूज्ड इन प्रश्न, मेनली यूज्ड इन प्रश्न। ठीक है, कौन कौन सी कुंडलियां होती है इसमें षडवर्ग में, किसी को आइडिया है? देखिए, राशि, मैं इसको आगे लिख देता हूँ कि आपको समझने में इजी। D1 चार्ट, राशि कुंडली जो आप लोग अभी तक देखते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला चार्ट होता है। इसके बाद होरा, इसको बोलते हैं D2। होरा के बाद दृष्कण, या कुछ लोग इसको दृष्टान भी बोलते हैं या दृष्कोण भी बोलते हैं। ठीक है, D3, और नवांश D9। D9। कितने हो गए? एक दो तीन चार, यहाँ तक तो सबने सुने ही होंगे। नवांश, नवांश के बाद Now है D10। D15, I think so. नहीं, D30. D10। द्वादशांश। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट चार्ट होता है त्रिम स अंश। तो बोलते हैं कि अंतिम। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है, ये मेन डिविजन है। मतलब कि एक राशि को हमने दो में डिवाइड किया, होरा बना, तीन में डिवाइड किया, दृष्टांत बना, नौ में डिवाइड किया, नवांश बना, 12 में डिवाइड किया, द्वादशांश बोलते हैं, 30 में डिवाइड किया, गुणशांश बोलते हैं। करने के बाद इसको हम क्या देखते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले भी स्कीम को एक बार समझूंगा। तो जिन ऋषि आचार्यों ने बोला कि षडवर्ग का यूज करना चाहिए, तो उनका मतलब ये है कि ये वो डिविजन्स है राशियों के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अभी प्रश्न में इसको ज्यादा यूज होता है, ये मैं अपने आपको, ये आपको मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये किसी क्लासिक्स में नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि प्रश्न में यूज हो गए? जब आप प्रश्न की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे मोस्टली सब लोग षडवर्ग का ही रिफर कर रहे हैं। इसका मतलब कि षडवर्ग का स्कीम वहाँ पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसमें लिखा कि इसको प्रश्न में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? तो कल को कोई ये नहीं बोले कि नहीं मैंने गलत पढ़ा दिया, अगर तो कहीं नहीं लिखा कि प्रश्न में। मुझे ऐसा होगा नहीं, जब प्रश्न के क्लासेस पढ़ोगे वहां मिलेगा। ठीक है, एक एक तो ये स्कीम मतलब। दूसरा स्कीम, षडवर्ग के बाद सप्तवर्ग, ये होता है आपका
7 डिवीजन। ठीक है, अगर ये प्रश्न में है तो इसको, ये सप्तवर्ग का यूज जो किया जाता है, इसका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब जब आपको प्रिडिक्शंस करनी होती हैं मुंडेन इवेंट्स की, लाइक अर्थक्वेक्स, है ना, कंट्री में भूकंप कब आएगा, फ्लड कब आएंगे, कौन इलेक्शन जीतने वाला है, किस कंट्री ने किस पर अटैक कर दिया, क्या फ्यूचर है, ये सब जो करते हैं प्रिडिक्शन में, इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, मैथिनी ज्योतिष। ये अपने आप में पूरा एक अलग ब्रांच है। उसके लिए बेसिक्स यही है जो हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स में। यही बेसिक्स आपको आगे मुंडेन में भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये जो 7 डिवीजन जो स्कीम है, ये स्पेशली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। इसमें कौन से आते हैं डिवीजन? जो षडवर्ग में आए वो सारे, प्लस एक चार्ट इसमें एड ऑन। कौन सा? सप्तांशा चार्ट, इसको D7 बोला जाता है। ठीक है, थर्ड, ये क्लियर हो गया सप्तवर्ग। षडवर्ग में एक ही चार्ट ऐड हुआ, 7 हो गए, हमने बोल दिया सप्तवर्ग में। ठीक है, तो जिन विषयों ने बोला उन्होंने इसके ऑडियो एप्लीकेशन बताए हैं, तो मैंने कैटेगराइज इसमें हमने ये कर दिया कि वो प्रश्न के लिए हो गई, मेन के लिए। ठीक, अभी सर सप्तवर्ग हमने, हाँ, 7 डिवीजन मतलब D7। नहीं नहीं, 7 देखो, तो ये इनके शब्द को समझो, ये है सप्तवर्ग। ठीक है, मतलब कि 7 डिवीजन। क्लियर? वो 7 डिवीजन कौन कौन से हैं? ये सारे डिविजन्स, ये सारी कुंडलियां, साथ में सप्तांश, तभी तो 7 हुए है ना। इधर काउंट करोगे इसको, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस मैंने एक ऐड कर दिया सप्तांश का। ठीक है, तो जब आप जेवर आप देखोगे, बाकी सॉफ्टवेयर देखोगे, उसमें इतनी सारी कुंडली आती है इसमें। पूरा आएगा, दृष्टान आएगा, नवमांश आएगा, द्वादशांश आता है, गुंशांश आएगा, सप्तांश आएगा, ये सब आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, ये होता है दशवर्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वराहमिहिर की आप लिटरेचर पढ़ेंगे, फल दीपिका आप पढ़ोगे, बाकी बाकी मेन मेन जो ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, इसमें सब आपको मिलेंगे ये वाली स्कीम्स वगैरह। इसको बोलते हैं 10 डिविजन्स। ठीक है, ये यूनिवर्सली यूज, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिविजन स्कीम ये। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये चीज आप चाहे प्रश्न में लगाओ, चाहे मुंडेन में लगाओ, ये सब जगह काम करते हैं। ठीक है, और अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए भी आप लगा सकते हो। आपको खुद की कुंडली देखनी है, अपने दोस्तों की कुंडली देखनी है, क्लाइंट्स की कुंडली देखनी है, 10 वर्ग स्कीम यूज करो, काफी है। आपको जो प्रोडिक्शन करना है सब कुछ आपको 10 वर्ग स्कीम में मिल जाता है। ठीक है, तो 10 वर्ग स्कीम के कौन से हुए? तो सप्तवर्ग के तो हो ही गए सारे। ठीक है, प्लस दशांश, इसको बोलते हैं D10।
और अब देखो 7 8 हो गए, 8 कुंडली हमारी ये होगी दशांशा के साथ। ठीक है, द्वादशांश हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, षोडशांश और षष्टियांश, ये दो हमारे नए इसमें ऐड। षोडशांश, षोडश का मतलब कितना होता है? 16। 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D16। और षष्टियांश, षष्टियांश मतलब ठीक। तो सप्तवर्ग स्कीम जो आप ऑलरेडी यूज करते आए हो, वो प्लस ये 3 उसमें ऐड हो गए तो हमारे बन गए दशवर्ग। इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिवर्सली यूज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे डिविजन ऑलरेडी हैं जो प्रश्न के लिए जरूरी है। इसके अंदर ऑलरेडी वो सब चीजें हैं जो मुंडेन के लिए जरूरी है, इसलिए हमने बोल दिया यूनिवर्सली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक लास्ट मॉडल हमारे पास और है। षोडश वर्ग, इसका मतलब 16 divisions. 16 डिवीजन, मतलब इसमें आपको समझो कि आपको 16 तरीके के आपको वर्ग की स्टडी होती है इसमें। ठीक है, बीपीएचएस बृहद पराशर वर्ग शास्त्र जब आप देखेंगे तो उसमें 16 वर्गों का। ठीक है, कल दीपिका में 10 वर्ग के जिक्र है। ऐसे अलग अलग इसमें मत में अलग अलग उन्होंने बताया। जब हम 16 वर्ग की बात करेंगे तो इसका पहले तो यूज क्या है। ठीक है, अच्छा एक मत तो ये है कि ये बोलते हैं इसको कहीं भी यूज कर दो आप। ठीक है, तब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके अंदर ऑलरेडी 10 वर्ग वाले सारी कुंडलियां आ रही हैं, मतलब ऊपर के मैं तीनों चीजों के लिए यूज तो कर ही सकता हूँ। प्रश्न के लिए भी यूज कर सकता हूँ, मुंडेन के लिए भी करूंगा, और आपके नॉर्मल हॉरोस्कोप, नेटल हॉरोस्कोपी के लिए भी यूज करूंगा। बट इस सप्ताह में कुछ एडिशनल भी होगा ना, कहीं तो यूज होता होगा जो ऊपर के स्कीमों में नहीं होगा। जनरली क्या बोला जाता है कि जो षोडश वर्ग का स्कीम है, ठीक है, ये प्रिडिक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली वो लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, उन लोग के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, रॉयल फैमिली मतलब तो राजा महाराजा टाइप के जो लोग थे उन लोग के लिए इसको ऐसा एक मान्यता है। क्या भी कितना सही है कितना गलत है अभी पता नहीं, बट ऐसा था। तो इसमें कुछ चीजें इसमें एड ऑन हम इसमें भी लिख देते हैं, ये भी यूनिवर्सली है ना। अब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि मेनली और रॉयल हॉरोस्कोप। ठीक है, ये रॉयल हॉरोस्कोप के लिए क्यों, ये आपको समझ में तब आएगा डिटेल में 16 वर्गों की हम जब स्टडी करते हैं ना। तो कुछ वर्ग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको समझ में आएगा कि वो नॉर्मल पर्सन की लाइफ में उस तरह की इवेंट की आवश्यकता नहीं है जज करने की। और रॉयल फैमिली में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उनको भी। ठीक है, तो वो चीजें मिलेंगी। तो इसमें कुल मिला के 10 वर्ग स्कीम तो हमारे पास आई क्या। ठीक है, प्लस और कौन से वर्ग हैं जो इसके अंदर एडिशन मिलेंगे आपको। राशि इसमें हो गया था हमारा। ठीक है, होरा हो चुका है, दृष्टान हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऐड ऑन होता है चतुर्थांश। ठीक है, इसको मैच कर लो। चतुर्थांश का मतलब B4 प्लस, ये अंश का मतलब समझ आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक कि हम बात कर रहे हैं राशि का डिवीजन। ठीक है, और राशि को डिवीजन करने के लिए अलग अलग विषय आचार्यों का अलग अलग उन्होंने अपना स्कीम बताया हुआ है।
कि हमारे अकॉर्डिंग आपको ये 6 वर्ग यूज करने चाहिए, कोई कह रहा 7, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 16। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। उनमें से जो हमको प्रैक्टिकली यूज करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बड़ी जनरल आपको पता होना चाहिए ये सारा सिस्टम, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना एक बुक में इतने नहीं मिलती है सारा। ठीक, 10 वर्ग में चतुर्थांश आपको मिल गया, और एक है विंश अंश, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 20. 20। और कौन सा वर्ग इसमें जुड़ेगा, षोडश वर्ग। ये विंशांश, एक तो बोला जाता है नक्षत्रांश, या एक और नाम है इसका, D27। तो इसका एक और पॉपुलर नाम है सप्तविंशांशा। सप्तविंशांश। ठीक है, सप्तविंशांश, ये नक्षत्रांश बोलता है, क्योंकि अब तो 27 डिविजन की बात होती है, तो इस वर्ग में हम लोग उसको नक्षत्र से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, 3 degree 20 minutes. 13 डिग्री 20 मिनट। Sorry, 3 degree base. यहाँ डिवीजन जो होते हैं, Right. डिवीजन छोड़ते हैं, नाम कंफ्यूजन हो जाइए, बट ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सप्तविंशांश, हम इसको बोलते हैं D27। D27 के बाद त्रिंशांश ऑलरेडी हमने वो जोड़ रखा है इसमें, है ना, उसमें जुड़ा हुआ है आपके षडवर्ग स्कीम में। तीन, दो और डिवीजन आपको मिलेंगे, एक है खवेदांश, एक है अक्षर वेदांश। ठीक है, खवेदांश प्लस अक्षर वेदांश। खवेदांश कितना होता है, D40 and D45. फिर अब कितने हो गए, ये दशवर्ग के 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही हुए थे। 11, 12, 13, 15, एक कौन सा बच रहा है, D24. हाँ, चतुर्थांश और चतुर्विंशांश। हाँ, चतुर्विंशांश हमारा रहेगा, सही बात है। यहाँ है। ठीक, अब हो गए 16। इसमें जो हम यूज करेंगे अपने इस कोर्स में, जो आपको सबसे ज्यादा यूज होगा, वो होगा आपको D9 नवांश। ठीक है, दशांश यूज होगा। ठीक, चाइल्ड बर्थ इन सब की बात करेंगे आप, तो D7 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली देखो, नवमांश एक ऐसा कुंडली है जो यूनिवर्सल कुंडली की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, तो सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए नवमांश अब देखते हैं कि हर कोई नवमांश चार्ट यूज करता है, हर तरीके की इवेंट प्रेडिक्शन। बट ये जो स्कीम जो है, ये बोलती है कि कोई एक वर्ग का चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हर वर्ग आपको ना लाइफ का एक एक एरिया आपको बता रहा है, तो जरूरत नहीं है कि आपको नवमांश की इंपॉर्टेंस ज्यादा दो। ठीक है, तो ग्रेष्काण का अपना महत्व है, होरा का अपना महत्व है, सब कुंडलियों का अपना अपना महत्व है। ठीक है ना, तो मैं आपको इस कोर्स में डिविजन्स को हम लोग बीसीपी में दशा में कैसे हमको इसको यूटिलिटी में लेके आए, वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। पर जो मैं आपको बताऊंगा ना, डिविडेंड्स का जो पूरा स्टडी है उससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि एडवांस स्टडी में आप लोग के आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप जो यूज कर रहे हो वो काफी है प्रोडक्शन के लिए, जितना मैं आपको बताऊंगा। पर किसी को और ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे रिसर्च करना है, मुझे और ज्यादा डीप जाना है, तो वो लोग अपना फर्दर उसमें काम कर सकते हैं। बट प्रोडक्शन के लिए जितना हमको जरूरत है वो मैं आपको इन वर्गास के साथ यूज करके बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको हर वर्ग आपको ज्यादा आके को अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इसी में पूरा 6 महीने निकल जाता। ठीक है। मैं आपको एक रूल आपको बताऊंगा, एक या दो रूल्स आपको बताऊंगा, वो सारे रूल्स किसी भी वर्ग में आप लगा दो। ये बट वो लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ के कौन से इवेंट को मुझे कौन से वर्ग में देखना है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप उस रूल को आप किस में लगाने, बात समझ रहे हो? अगर मैं आपके अंदर बोलूं कि सागर जी के अंदर गुस्सा बहुत है, इसको उनको ठीक करना है, अब वो कैसे वेरीफाई करें कि मतलब वो गुस्सा मेरे अंदर है भी, अगर है तो मुझे वो क्या नुकसान कर रहा है? ठीक है, लग्न कुंडली में आप देखोगे, ठीक है, उसमें समझ में आ रहा है, बहुत बार क्लियरिटी नहीं मिलती है, हमको क्रॉस वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना और डीप जाके। तो उसके लिए हमारे पास एक कुंडली है, त्रिमशांशा कुंडली T30, है ना, क्योंकि ये जो हर वर्ग चार्ट है ना वो अ, आपके कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल पे ऑपरेट होती है, आपके चेतना के अलग अलग स्तर पे काम करती है। ठीक है। जैसे ये D1 से लेके ये D12 तक जितनी भी कुंडलियां हैं, जितने भी वर्ग आ रहे हैं, है ना, ये फिजिकल लेवल पे ऑपरेट होती है सर। है ना, पूरा पैसा चाहिए तो होरा कुंडली में देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, होरा उसमें फिजिकल हो गया ना, फिजिकल एंटिटी है। भाई बहन चाहिए मेरिस्टान में चल जाएगा। ठीक है। वाइफ चाहिए नौमांश में मिल जाएगा। ठीक है, मैरिड लाइफ सब कुछ। द्वादशांश में पेरेंट्स के बारे में देख लो। ठीक है। D12 मतलब 12 के बाद फिर इतने भी वर्ग कुंडी है, D12 के बाद कौन सा है इसमें देखो, D16 आ जाता है। ठीक है। 12 के बाद 24 तक, D24 के अंदर अंदर जितने भी कुंडलियां हैं वो एक फिजिकल लेवल पे काम नहीं करते, वो एक अलग लेवल पे काम करते हैं, है ना, मेंटल लेवल पे। तो वो आपको जो भी आपको देंगी प्रॉपर्टी, जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे ना, वो सारे मेंटल लेवल पे है ना। और 24 के बाद इतने भी वर्ग है 36 तक, वो सारे आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। इसलिए मैंने बोला था कि एग्रेशन हमको यहाँ देखना है। एग्रेशन जो आपको सामने दिखता है वो तो फिजिकल मैनिफेस्ट, वो उसका एक मैनिफेस्टेशन है, बट वो कहाँ सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी चीजें बनी हुई है ना, जो आज एग्रेशन के फॉर्म में निकल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं ये षड ऋतु का पार्ट है। जो 6th हाउस में एक हम शब्द बार बार बोल रहे हैं ना, षड ऋतु षड ऋतु, ये षड ऋतु आपके 6 तरीके के क्वालिटीज हैं जो आपके दुश्मन है एक तरीके से। उसके अंदर लालच भी है ना, लोभ। अब लोभ जो अ, जो लालच एक ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते ठीक, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है वो चीज, तब तक वहां से क्लियर क्लियर नहीं होगा, वो लोभ वाली चीज जाती नहीं, वो हैबिट में आ चुकी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली वो ट्रेंड हो आप उसके लिए, आप एग्रेशन के लिए, लोभ के लिए, तो वो सारी चीजें पता लगती है D30 कुंडली में। ठीक है। तो 12 कुंडलियां फिजिकल दिखाई, 24 मेंटल। उसके बाद आगे की 12 कुंडलियां 36 तक, 36 D36 के अंदर अंदर जो भी आपको मिलेगा वो सब मिलेगा आपको सबकॉन्शियस लेवल। उसके बाद की जो चीजें हैं वो सब आपको उसके आगे मिलती है। 36 के आगे जितनी कुंडलियां हैं, 36 के आगे कौन सी हैं? अभी तो फिलहाल षोडश षोडश वर्ग में दो ही मिल रहा है आपको, है ना, D40 D45। तो ये दो कुंडलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग उसकी यूज करते नहीं तरीके से। मतलब ये कुंडलियां इतनी कैपेबल हैं कि ये आपको ये बताती हैं कि आपके लाइफ में जितनी भी घटनाएं घट रही है ना,
वो अच्छी बुरी जो भी, वो कहाँ से आती है आपकी जिंदगी में? मतलब कहाँ आपके मदर की साइड से कुछ कर्म हुआ है जो वहां से आ रही है, कि फादर की साइड से आती है? क्योंकि ये जो D40 चार्ट है, ये मदर की लीनेज दिखाती है, और D45 जो चार्ट है, ये फादर की लीनेज बताता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष नाम का कोई योग बनता है, जो लोग बोलते हैं आपका आसानी से बन जाता है योग, लेकिन जो दुनिया भर के कॉम्बिनेशन बन चुके हैं अब, तो हर मुझे तीसरे कुंडली में पितृदोष मिल जाता है। अब उनसे पूछे दोष आ कहाँ से रहा है, तो सबसे सरल तरीका होता है, वो योग अगर D40 चार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, समझ जाना वो जो पर्टिकुलर योग है मदर की साइड से आता है। D45 में है तो फादर की साइड से आएगा। कोई भी, मतलब मैं पितृदोष की नहीं, मैं कोई भी कर्ज, कोई भी श्राप है आपकी कुंडली के ऊपर, या कोई भी कुछ भी चीज गड़बड़ आपको दिखता है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, लाख मर्जी उपाय कर लिया हमने, सही नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कारण उसका रहता है ना, जो आपके बस की बात नहीं है समझना। तो हम तो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है गड़बड़ कर, तो ज्योतिषी बोल देते हैं कि ये आपके ये दोष है, वो श्राप है, ये दोष, ये नाग दोष है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो उसका कोई सोर्स तो कहीं होगा ना, जब तक वो सोर्स आइडेंटिफाई नहीं होगा वो रेमेडी भी नहीं कर सकता था। तो सोर्स आइडेंटिफाई करोगे, जिस सोर्स से आ रहा है वो सोर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी भी जरूरी है ना उस रेमेडी के ऊपर। अब वो पितृदोष या वो जो नाग दोष का जो भी कुछ कारण है वो आ रहा है मदर की साइड से, ठीक है, और उपाय आप कर रहे हो फादर की साइड के फैमिली मेंबर्स मिलके कर रहे हैं, उपाय काम कैसे करेगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पता लगती है। फिर इसके ऊपर एक D60 चार्ट है, और वो एक अलग प्लेन में ऑपरेट होता है, ठीक है, इसमें बोलते हैं हम लोग पास्ट कर्मा निकालते हैं। तो पराशर ऋषि के BPHS के एक वर्जन में ये भी लिखा है कि इसको ये इंडिविजुअल चार्ट की तरह इसको ट्रीट करो, इसमें सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम जो BPHS के जो वर्जन है उसमें बताते हैं कि D60 चार्ट बेसिकली पास्ट लाइफ को देखने के लिए होता है। यानी कुछ लोग इसको सब कुछ देखते हैं D60 में, कुछ लोग इसको खाली पास्ट लाइफ को यूज करने के लिए ही देखते हैं, ठीक। बट जो नियम हम पढ़ेंगे वो नियम सब में लगे। तो नियम मैं खाली आपको वही नियम बता रहा हूँ जो हमको डे टू डे लाइफ में यूज होंगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, कुछ लोगों का क्या बोलते हैं, हैबिट होता है, उनको मास्टरी करनी होती है कुछ चीजों में, तो कोई कोई लगा हुआ है मास्टरी करने में D30 चार्ट में, कोई लगा है नौमान चार्ट में मास्टरी करने में, है ना, किसी को षोडश शाम में करना है, तो स्पिरिचुअल ज्यादा है तो अपना वो निमशांशा चार्ट में मास्टरी करने में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो उनकी श्रद्धा है, वो अपना आगे एडवांस स्टडी करके उसके बाद वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सर एक हाँ। क्वेश्चन। सर ये जो डिजिट है जैसे D4 D20, ये जो डिजिट आ रहा है ये क्या डिग्री है, क्या है ये मतलब? ये मैंने डिवीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिवीजन 24। नहीं, जो ये डिजिट इंडिकेट कर रहा है, जैसे आपने हाँ। D10 लिखा है हाँ। या D7 लिखा है, ये डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, दशांशा जब हम बोलते हैं ना, दशांशा का ये तो हो गया संस्कृत का शब्द, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिवीजन 10, ठीक है। डिवीजन 10 का मतलब कि राशि को मैंने 10 भाग में बांटा। ये जो बस पूछ रहे अच्छा। ये जो पूछ रहे नंबर ना क्या होता है, जैसे इजिएस्ट तरीके से आप ये समझो, D2। D2 का मतलब क्या है कि जो राशि, जो कुंडली है ना, उसको मैंने 2 भाग में बांटा, इसलिए मैं इसको D2 बोलता हूँ। संस्कृत में मैंने इसको होरा बोला। 2 भाग में बांटने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि 30 डिग्री का एक राशि होता है, ठीक है। राशि को मैंने 2 भाग में बांटा, मतलब 15-15 डिग्री की मैंने दो फिर डिवीजन। तो ये जो डिवीजन चार्ट आपको मिलेगा D2, जब आप देखोगे ना जे होरा में या किसी सॉफ्टवेयर में, तो आपको 15-15 डिग्री के आपको एक हाउस मिलता है। हालांकि वो तरीका गलत है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, तो एक अलग तरीके से यूज होता है, बट मैं आपको मोटा मोटा भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। D3 का मतलब क्या हुआ,
वो 30 डिग्री की जो राशि है ना, मैंने तो 10 तीन में बांटा है। 10 10 10 10 10 ऐसा, ठीक है। तो कैलकुलेशन का तरीका है अपना एक। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो एक क्लास ले सकता हूँ जिसमें मैं एक या दो डिविजन मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करा जाए, ठीक है। पर उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में सब इनबिल्ट है, ठीक है। तो नंबर का मतलब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि राशि को हमने कितने भाग में बांटा है, ठीक, ऐसे। ठीक है, तो एक मैं आपको ये टेबल मैं आपको और प्रोवाइड कराता हूँ, जो आपके काम आएंगी आगे। Uses, ठीक है। पहला कौन सा होता है वर्ग? राशि, इसका हमने बोला लीवन, ठीक है। राशि चार्ट का यूज कैसे कहाँ करेंगे? अभी देखो, जब मैं ना वर्ग की लैंग्वेज में जब मैं बात करूँ, है ना, जब आप वर्ग स्टडी करते हो ना, तो राशि को वहां बोला जाता है कि आप फिजिकल चीजों को आप राशि में देखते हैं, ठीक है, फिजिकल चीजों। 1 to हालांकि 12 राशि में सब कुछ देखा जाता है, ये हमें पता है, सबसे नहीं पढ़ रहा है, करेक्ट। पर जब वर्गा की लैंग्वेज, वर्गा स्कीम की हम बात करते हैं, तो उसमें वर्गा में बोलते हैं, राशि में फिजिकल चीज देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसमें लिख देता हूँ यूज फॉर ऑल, और ब्रैकेट में इन डालता हूँ फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका बेस चार्ट है, इसी राशि से ही बाकी सारी चीजें कैलकुलेट होनी है, इसको तो इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं हम D1 की इंपॉर्टेंट, हम खाली D9 की इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जब वर्गा स्कीम आप पढ़ेंगे तो D1 D9 सारे डिवीजन चार्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा कुंडली बी, अच्छा पूरा बोलता है। आप लोग ध्यान रखना कि इंग्लिश में D1 D2 D3 कितना भी बोल लो, बट ये संस्कृत नाम मत भूलना कभी, तो जरूरत पड़े इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। थोड़ा, थोड़ा को कहाँ यूज किया जाता है? वेल से देखने की वजह से, ठीक है। मैं भी मेन मेन एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इसको और भी चीजें होती हैं बहुत, तो इसमें जरूरत नहीं है। वृषकण, लेकड़, D3, इसको सिबलिंग्स, ठीक है। और इसको हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आयु ज्योतिष में जब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है ना कि बॉडी के किस पार्ट में हेल्थ ट्रबल है, रेशनल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। आदमी बीमार पड़ेगा, उसका बॉडी का कौन सा पार्ट में इम्पैक्ट होने वाला है? सर में, पेट में, चेस्ट में, लेग्स में, कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, राइट साइड ऑफ बॉडी, है ना, एक्सटर्नल बॉडी या इंटरनल ऑर्गन कुछ है, वो सारी चीजें दृष्टांत डिटेल में बताता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के बाद आराम से। सीक्वेंस में लगाते हैं ना उसको हम लोग, चतुर्थांश का मतलब हो गया D4। D4 कुंडली किसकी लिखी जाती है?
Yes. ये हमें ये देखा जाता है जनरली, होम, प्रॉपर्टी, मदर, हैप्पीनेस, व्हीकल, होम, प्रॉपर्टी, मदर, हैप्पीनेस, व्हीकल और Education. एजुकेशन। इतना काफी है। फिर चतुर्थांश के बाद 4, 5, 6, 7 सप्तांश सबका आंसर। ये वर्ड फाइल मैं भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, क्लास में ही, तो वहां पे अपलोड कर दूंगा। ये जो टेबल बना रहे थे प्रिंट आउट निकाल लेना आप। चिल्ड्रन, अच्छा, चिल्ड्रन के लिए तो हम लोग फिफ्थ हाउस देखते हैं ना, तो D5 क्यों नहीं देखते? ठीक है, क्योंकि कारण रीजन काफी, एक्सप्लेनेशन काफी लंबा है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये कंसेप्शन के लिए भी देखा जाता है। ठीक है, सेवेंथ हाउस, ठीक है, सेक्स, कंसेप्शन, इन सब के लिए इसी वजह से ये D7 चार्ट हम लोग बोलते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो 7, ये D7 जो चार्ट होता है, इसमें हम लोग प्रोजेनी के लिए भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है? नवमांश। ठीक, नवमांश को हमने क्या बोला? D9। चार्ट को 9 डिवीजन में डिवाइड किया। ठीक है, 9 डिवीजन है, तो उनकी बातें, स्पेशलिटी, ये सब चीजें इसमें डिटेल में दिख सकती है हमें। ठीक है, और जनरली इसको ओवरऑल एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है, ये भी एक ओपिनियन है। ठीक है, अगर आप बाकी डिविजन आप यूज ना करना चाहें तो राशि और नवमांश भी यूज करके प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, नवमांश के बाद दशांश, डिटेल, करियर, सक्सेस, न्यू फेम, स्टेटस, जो भी 10th हाउस में आप देखते हो, तो सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, दशांश के बाद कौन सा आता है? द्वादशांश, D12। द्वादशांश में क्या देखते हैं हम लोग? टेन पेरेंट्स पेरेंट्स। लाइक और भी चीजें हैं इसमें, बट अभी हम लोग पेरेंट्स इसमें। सर स्पिरिचुअलिटी पे देखते हैं। स्पिरिचुअली D12 में नहीं देखा जाता, वो या तो आपको मिलेगा नवमांश में या मिलेगा D20। ओके ओके। D20 में। अच्छा, अच्छा, इनके ना कुछ ऑल्टरनेटिव नेम भी है, जैसे द्वादशांश को सूर्यांशा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो हमने इससे पहले हमने पढ़ा, ये चतुर्थांश आप देख रहे हो ना, इसका इसका एक और नाम होता है सूर्यांश। इसका एप्लीकेशन एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल एंगल को देखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तुरीयांश का तुरीय का मतलब समझते हैं, जो फोर्थ स्टेट, मतलब स्लीपिंग, वेकिंग, ड्रीमिंग, कॉन्शियसनेस के बाद जो फोर्थ स्टेट आती है वो तुरीय अवस्था होता है। फोर्थ है, ये D4 है, तब में से तुरीय होगा। इसका और भी कुछ मीनिंग है, ऐसे सेम द्वादशांश का एक और नाम होता है सूर्यांश। ठीक,
9. So, sir, we can say meditation also can be seen from fourth, D4. हाँ, देखिए स्पिरिचुअलिटी में हर वो चीज जो आप सीखते हैं, एकेडमिक नॉलेज, वो सब आप D4 में देख सकते ओके, हैं, है ना। अगर ऑब्वियसली देखो, अगर मुझे मोक्ष का अगर मैं खोजी हूँ तो दो तरीके से लोगों को मिलता है। ओके, पहला कि मैं बाय बॉर्न हूँ, संस्कार लेके पैदा हुआ, ठीक है, तो मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं अपना पाथ खुद ढूंढ लूंगा। मैं एक दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा और भटकते भटकते जंगल गया और अपना कुछ साधना वाधना किया और मोक्ष मिल गया। कोई तरीका होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आदमी का एक टीचर ढूंढता है, गुरु, है ना। 9th हाउस में गया, उसको गुरु मिला, अब वो गुरु उसको कुछ सिखा रहा है ना। एकेडमिक नॉलेज उसको दे रहा है, वो बता रहा है कि भैया तुम्हें ध्यान करना है, तुमको ऐसे बैठना है, पतंजलि ऋषि के योग सूत्र फॉलो करो, या जो भी कुछ हट योग उसको सिखाया, कुछ भी सिखाया, ये सब D4 में आप देख सकते हैं, है ना। D4 में आपने देखा, D5 एक और चार्ट होता है जो इसमें मिसिंग है, इसमें नहीं आ रहा हूँ शोरेश्वर का, इसमें भी ना शोरेश्वर में चार और चार्ट है जो मिसिंग है। इसमें एक होता है D5, वो आपको बताता है वो चीजें जो आप लेके पैदा हुए पहले से। तो D4 ने एकेडमिक नॉलेज बताई, D5 वो नॉलेज जो आप लेके पैदा हुए, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं गुरु के साथ, तभी जाके ओके, आदमी को गति मिलती है, मोक्ष, ठीक है। ये पूरा सर्कल होता है, एक डिवीजन चार्ट आपको नहीं बताएगा मोक्ष में। ठीक है, तो द्वादशांश हो गया, उसके बाद षोडशांश, D16। इसमें क्या देखें हम लोग, लग्जरीज, हैप्पीनेस, व्हीकल्स वगैरह जो भी होती है, जो हमने D4 में भी देखा, बट ये थोड़ी लग्जरी वाली सारी चीजें जो हैं, ये सब, ये जो हैप्पीनेस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक चीज अच्छा ही नहीं, आपको ये clear हो जाएगा, मेंटल है, मानसिक तौर पर हैप्पीनेस चाहिए ना, वो याद रखिएगा। षोडश षोडशांश के बाद D20, इसमें अभी हमने बताया कि D20 जो होता है वो स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन देखने के लिए, ठीक है ना, ऑकल्ट स्टडीज के लिए इतने लोग जाते हैं। और तीन क्षमता हो गया, 20, 21, 23, 24। D24 क्या बताएगा, चतुर्विंशांश का ना एक और नाम होता है सिद्धांशा गुण बोलते हैं, ठीक है। ये बताता है आपकी हायर लर्निंग, है ना, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, विजडम, सिद्धि, ठीक है। हायर नॉलेज, विजडम, सिद्धि, एक्सेट्रा, ये सब आपको, इसका एक और नाम है सिद्धांशा।
चतुर्विंशांश सिद्धांशा के बाद D24, 25, 26, 27 सप्तक विंशांश 27 या इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग नक्षत्र अंश। ये क्या बताएंगे आपकी? ये बताती हैं आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक, 10 D27 हो गया, 28, 29, 30, 27 30। D30 क्या बताएंगी? Yes. Diseases, illnesses, Weaknesses या events। ठीक है, false, negative। देखो कोई भी प्लानिट आपके चार्ट में कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा होगा, D30 चार्ट में जाके अगर वो वीक हो गया, लिमिटेशन में चला गया, किसी ग्रह के साथ अगर चला गया जो अफेक्टेड हुआ, तो तुम्हें ज्यादा उस पर्टिकुलर ग्रह का जो कारक तत्व वो होगा ना, उससे आपको बड़ी सफरिंग होगी। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो कभी गलत नहीं है। वीनस है, ठीक है, वीनस अगर लिमिटेशन में चला गया D30 में, ठीक है, और या एनिमी प्लैनेट के साथ एफ्लिक्टेड है, बड़ी बड़ी बुरी स्थिति में है, अब ये मान के चलो, तो फिर सीरियल नंबर में गलती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद सर्विस में। ठीक, 10 11 12 वही मैं सोच रही हूँ 10 यही होगा, मुझे आगे कितने याद भी नहीं है, तो मैं 6 और डिविजन कहाँ से लाऊंगा उतना? ठीक है, तो मैं वही बता रहा था कि नेट वीनस फॉर एग्जांपल, वीनस अगर D30 में जाके आप रिफ्लेक्टेड है, तो वीनस से रिलेटेड जो कारक तत्व होंगे वो कारण बनेंगे आपके जीवन के सफरिंग के। ठीक है, फीमेल नेटिव से आपको हमेशा दिक्कतें बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं इसमें। षड ऋतु वाला मैंने बताया वो भी है, हालांकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से भी षड ऋतु देखा जाता है, जो कि D27 7 8 10 होगा ना। ओके, हाँ, D30 के बाद कौन सा? खवे, D40, खवेदाम। ठीक है, ये, कर्मा, काम, ठीक, इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं बची। डेफिनेशन काफी है इसके बाद। Sixteen, 45, um,
डिक्शनरी में क्या देखेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि पास्ट करना और ये सब चीजें है ना देखी जाती है। इमीडिएट पास्ट वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे इमीडिएट पास्ट वर्ड, जो इससे पहले का जो वर्ड है, क्योंकि आपका कितना जन्म हुआ आपको हमें हमें नहीं पता ना, हो सकता है आपका ये 50वां जन्म हो, ये लिमिट तो है नहीं जन्म लेने की। ठीक है, तो ये जो इमीडिएट जो पास्ट वर्ड होगा ना वो इसके बारे में बताएगा। ठीक है, immediate past वर्ड and its implication in present life। बस, और कुछ ऑथर्स का ओपिनियन है ये चार्ट को यूज किया जाता है किसी ओवरऑल रिजल्ट, मतलब इसको राशि चार्ट की तरह ही ट्रीट करें हम लोग। ठीक है, D9 हो गया, D60 हो गया, ये कुछ ऐसे चार्ट है जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन चार्ट की तरह लगा सकते हैं, ऐसा ओपिनियन। ठीक, ठीक है, तो ये लॉन्ग लिस्ट है। ये लोग आप लोग निकाल लेंगे इसका प्रिंट आउट। ठीक है, फिर आप धीरे करके आपको ना याद हो जाएंगे कि आपको पता है कि आपको अगर मैरिज देखना है फटाफट तो D1 में तो हमने देख ही देखा, D9 में उसको और देखा था। पर इसको यूज करने का तरीका है, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वरना ये हर एक चार्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी करने का एक सिस्टम है इसका। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में पूरे डिफरेंट ही सब्जेक्ट हो जाएगा, थोड़ा साल लेगा। तो वहां ना जाके मैं हम लोग इसको अपने डे टू डे प्रेडिक्शंस के लिए कैसे हम लोग इन चीजों का यूज करें, उसके लिए आपको बस इतना मेमोराइज करना पड़ेगा कि सिबलिंग्स की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो फटाफट आपको पता होना चाहिए D3 चार्ट है, वहां से मैं एक बार मुझे एलिमेंट्स को लेना है, ठीक, कारक तत्व मुझे वहां भी चेक करना है। ठीक है, व्हीकल देख रहे हैं कुंडली में, फोर्थ हाउस हमने देखा, वीनस हमने देखा, और वो करस्पॉन्डेंट डिविजनल चार्ट हमने देखा जो व्हीकल के बारे में बताता है, D4। लग्जरी व्हीकल तो फिर D16। वीनस हमने वहां भी चेक कर लिया, फोर्थ हाउस लॉर्ड वीनस, ये दो इंपॉर्टेंट है व्हीकल के लिए, है ना। तो वही फोर्थ हाउस लॉर्ड और वीनस को हमने D4 में भी देखा, D16 में भी देखा, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको और प्रिसाइज आपके साथ रिजल्ट आपको मिलती है, इसलिए वर्गों को यूज किया जाता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू है आपके राशि का। ठीक है, अब वो कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर डिग्री में बैठा है, वो वही डिग्री पे क्यों बैठा होगा, कहीं आगे पीछे हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो फर्क यहाँ पड़ेगा, राशि में तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, वो तो बाकी सेम ही दिखते हैं ना, उसी भाव में ही है, बट वो करस्पॉन्डेंट वर्ग में जाके ना वो आपको डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर बर्थ टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम बोलते हैं कि ना D10 से ऊपर की जो चार्टें हैं ना वो हम ना पढ़े, क्योंकि अगर बर्थ टाइम में डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा तो ये जो हाई डिविजनल चार्ट्स हैं D12 के बाद वाली जो चार्ट्स है ना, इन सब में फिर आपको वेरिएशन दिखना स्टार्ट होगा। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि BTR करना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो कोई D60 तक कर रहा है, मतलब कि वो 2 मिनट का टाइम रेक्टिफाई कर देगी, क्योंकि 2 मिनट तक प्रिसाइज कर सकता है। हम लोग सेकेंड्स तक जाते हैं, फिर वो हायर डिवीजन में जाएंगे, वो D108 D150 तक रेक्टिफाई कर रहे हैं उसको। ठीक है, कैसे करते हैं पता नहीं, बट करते हैं। हाँ नीचे। सर मेरे दिमाग में एक बीटीआर को लेके सवाल आ रहा था। हाँ वो ये है कि हम a lot of the times we don't really know कि
बर्थ टाइम कहाँ तक करेक्ट है, हम्म, एक्यूरेसी क्या है उसकी। हम्म, So how do we determine कि whether the birth time is accurate or there are differences in the birth time and it needs rectification। और अगर rectification की जरूरत है तो rectification मतलब कैसे की जा सकती है, मतलब इट इज। अभी आपने बीटीआर की बात करी तो मेरे दिमाग में ये सवाल बड़ी देर से पेंडिंग था, मैंने कहा अभी मैं इसको डाल के देखता हूँ क्या। नहीं वो ये बड़ी देर से फंडिंग नहीं है, बहुत सालों से फंडिंग है। ठीक है, ये बहुत बहुत सालों से सबके मन में होता ना, ये अभी अभी कुछ देर पहले का क्वेश्चन थोड़ी होता है। तो आंसर ये है कि वीटीआर करने का ना, देखो कोई क्या बोलते हैं, कोई कैप्सूल या कोई चूर्ण नहीं है कि इसको फटाफट हमने किया क्लास में और कल सीख जाएंगे, नहीं। ये जो सारा चीज आप कर रहे हो ना, अभी अभी जो आपके आने वाली जो 1 साल 2 साल की जो मेहनत है, जी ये डिसाइड करेगा कि बीटीआर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो बीटीआर कैसे होगा, देखो मैं आपको ना बड़ा लॉजिकल आंसर देता हूँ। देखो हमारे पास नियम है, नो डाउट, ठीक है, क्लासिकल बुक में हमारे बहुत सारे नियम है कुंडली को चेक करने के। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको पहले क्लासिकल व्यू बताता हूँ, ठीक है, फिर हम आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन रेक्टिफिकेशन से पहले हमें ये कैसे डिटरमिन करें कि एक्यूरेसी है या अब नहीं है। बीटीआर की मैं जरूरत तो तभी पड़ेगी ना जब मैं एक्यूरेसी वही नहीं होगी। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मुझे जी पहले सर। खत्म करने देंगे ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं जब कुंडली आती है, ठीक है, तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें चेक करते हैं कि जो इवेंट में बता रहा हूँ वो वेरीफाई होता है नहीं होता आपके साथ, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि पहले एक बार कुंडली को टेस्ट तो कर लो कि ये कुंडली सही भी है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, कुछ लोग पास्ट इवेंट आपके बचा के मैच करते हैं उसमें, जी सर। है ना, ये सबसे पहला वेरिएशन है। अगर कुंडली सही है तो वो इवेंट मैच होंगे, नहीं है तो फिर रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ये ठीक है सबसे सर। इजी तरीका है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ जाते हैं तो आपसे लोग ज्योतिषी बोलते नहीं है कि अच्छा इस साल में आपके साथ ये इवेंट हुआ था, आप बोलते हैं हाँ हुआ था, या आप बोलोगे नहीं हुआ था, इस साल तो नहीं हुआ था बट 2 साल बाद हुआ था। ठीक है। फिर आपसे एक और इवेंट पूछेगा वो कि आपकी शादी इस साल हुई थी, आप बोलोगे नहीं यार इस साल तो नहीं हुई थी, 1 साल बाद हुई थी। अगर जब 4 5 इवेंट वो देख लेगा तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि यार आपके साथ ना हर इवेंट हो तो रहा है बट वो उस जो बोल रहा है ना उसके 2 साल 1 साल के आसपास। इसका तो मतलब क्या है। रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। हाँ, आप उसको कुछ ना रेक्टिफाई करता हूँ, रेक्टिफाई क्या करना है वो ज्योतिषी को पता है, क्योंकि वो जो मेथड से प्रिडिक्शन कर रहा है उसमें अगर 2 साल का डिफरेंस आ रहा है तो उसको पता है कि उसको किसको आगे पीछे करना है, सैटर्न को करना है, जुपिटर को करना है, किसी लग्न को करना है, वो क्या करना है वो करेगा अपना रेक्टिफाई, जी जी। है ना। तो एक तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। अब ये ठीक है। वेरीफाई करने के और भी तरीके, ठीक है, और बहुत सही। एक तो सबसे इजीएस्ट यही है कि हमने इवेंट मैच किया, बात खत्म। मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई करने के, अभी जैसे मैं बताता हूँ इसमें और हमारे पास कैसे कैसे टूल्स हैं यहाँ पर जो कुछ है। ये कुंडली आपके सामने आती है, ये कुंडली मेल की है कि फीमेल की है, ये भी बताया जा सकता है। ठीक ओके। है, इसके इसके ऊपर पूरा नियम है उत्तर कालामृत में जो आपको देता है कि कुंडली मेल की है कि फीमेल की है पहला। ये बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन है, किसी ने ये बीएनएम की क्लास में पूछा भी था कि हम रेक्टिफाई, क्योंकि बीएनएम में लग्न यूज करते नहीं है हम लोग, ठीक है, जगुरंदी नाड़ी में लग्न का इतना उपयोग नहीं करते हैं। उसमें खाली ग्रह की प्रिडिक्शन हो रही है। अब लग्न भी नहीं ले रहे हैं, ग्रह ले रहे हैं, तो हम कैसे बताया जाए कि अगर 2 जुड़वे बच्चे आ रहे हैं उसमें कि हम कैसे बताएंगे। ठीक है, इसमें उसमें नियम है ऐसे बहुत। तो एक तो नियम ये हो सकता है कि मेल फीमेल हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उसका तरीके होते हैं। तो उसके अलावा बीटीआर के जो ट्रेडिशनल जो नियम है हमारे पास, ठीक है, पहली बात तो बीटीआर के ऊपर ना कोई सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कोई क्लासिकल बुक नहीं है जो आपको ये बोले कि पहले ये करो ये करो ये करो, ऐसा नहीं। ठीक है, टुकड़ों में आपके पास नियम बने। जो सबसे फेमस नियम है प्रश्न मार्क में एक हिस्सा में उसको बोलते हैं कुंडा मेथड। कुंडा का मतलब होता है 81, है ना, डी 81 एक चार्ट होता है, एक वर्ग है। D9 D10 पढ़ रहे हैं, D81 होता है, उससे वो रेक्टिफाई होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि ह्यूमन बर्थ किस टाइम में पॉसिबल है वो बता रहा है। उसमें अपना एक नियम है कि मानवी है या लग्न लॉर्ड है, आपका नक्षत्र
जो आपका नक्षत्र है वो लग्न से हमेशा ट्रायंगल में मिलता है तुलना में, D81 चार्ट। ऐसे है कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास, और अलग अलग डिविजन से मेथड निकलते हैं रेक्टिफिकेशन के, बट ये सारे हैं ट्रेडिशनल मेथड। ये टेस्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब होती, इतना कोई करता नहीं। तो सबसे जो जेन्युइन मेथड है वो यही होता है कि इवेंट को वेरीफाई करना। इसीलिए बहुत से जो अच्छे ज्योतिषी आपको मिलेंगे ना, वो आपकी कुंडलियां देखेंगे तब से पहले वो आपसे पहले कुछ पास्ट की इवेंट्स ही मंगाते हैं, ताकि वेरीफाई करके पहले श्योर हो जाए। उसके बाद आप कंसल्टेशन के लिए आओ तो थोड़े और इवेंट आपके साथ वेरीफाई कराएंगे, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। उसके बाद वो कंसल्टेशन में, समझ रहे हो बात? तो जी ये सर। अप्रोच लाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको सोचना पड़ेगा आपको, है ना, कि पहले वो पास्ट इवेंट आप मैच कराओ। और ये पास्ट इवेंट मैच कराने का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आसान नहीं है ना। तो करेक्ट। जी पोस्टमार्टम चार्ट करना आसान है, अभी हम बोलते हैं, तभी तो लोग नेट पे इतना मजाक बनाते हैं ना कि अरे पीछे को भी देखकर कोई बता देता है। बात तो सही है उनकी, बट वो प्रोसेस है, एकेडमिक सीखने का तरीका है। पर जब किसी से पैसे लेके आप कंसल्टेशन आप दोगे, और आज आपके मन में आया है कि मुझे तो पहले चेक करना चाहिए ना कि टाइम सही भी है कि नहीं, तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप पहले पास्ट इवेंट को मैच करें, है ना, मैच हो जाएंगी तो कुछ और इवेंट आप बता दो, ताकि आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद आप फ्यूचर के लिए बताओ, वो कैसे नहीं मानेगा आपकी बात, बिल्कुल मानेगा, है ना। यही तरीका है। तो इसमें ये जो BCP मेथड आप पढ़ रहे हैं, ये बड़ा हेल्पफुल है ना। क्यों? क्योंकि आपको कुंडली देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाव ऐसा है जो कुंडली में बड़ा एफ्लिक्शन आपको दिख रहा है। आप उस ईयर में उससे पूछो, है ना, कि भैया इस पर्टिकुलर इस साल में, 24वें साल में या 36वें साल में, क्या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है या किस तरह का इवेंट हुआ है। अगर वो बोलता है हाँ हुआ है, तो ठीक है, कुंडली नहीं है तो रेक्टिफाई करो फिर उसको, लग्न को चेंज समझ। करें। ठीक है, जी क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, बट इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लग्न कितने देर में चेंज होता है। अगर इवेंट मैच नहीं हो रहा है तो क्या लगने की वजह से मैच नहीं हो रहा है या किसी ग्रह की वजह से मैच नहीं हो रहा है, ये आपको पता होगा तो रेक्टिफाई आसानी से होगा। ठीक है, तो ये अभी इस लेवल पे आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप सिर्फ मेहनत करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार चार्ट देखो, चार्ट में प्रैक्टिस करो। क्यों? यही प्रैक्टिस है जो आगे जाके आपको BTR करने में आपको सक्षम होगा। कोई कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है BTR का। BTR हमेशा सर। लास्ट स्टेप होता है ज्योतिष में। जो सर मेरे BTR कर दिमाग लेगा, में। जी हाँ, जी सर बताइए प्लीज। जो BTR कर लेगा समझ लो कि वो उसको ज्योतिष, वो आ लायक है गया है। कंसल्टेशन हाँ देने का, बिल्कुल। क्योंकि वो कर सकता है। सर मेरे दिमाग में ये सवाल आने का ये भी एक एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेरे साथ तो ये चीज नहीं हुआ, बट जब मैंने अपने स्पाउस के लिए कंसल्टेशन लिया हम्म, तो मेरे एक बहुत ट्रस्टेड हैं, अ, गुणीजन हैं जिनको जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो जिनके लिए मैं मतलब अपने लिए भी मैं कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ। तो मैंने जब वाइफ के लिए गया तो मेरे को ये पता था कि मेरी वाइफ का एरीज लगन है। हाँ हाँ। तो उन्होंने एक दो चीजें मेरे से सिर्फ एक दो चीजें वेरीफाई करी, जैसे आपने बताया। हम्म, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, मैं अभी नहीं कहूंगा कि आप कुछ इस चीज के बारे में स्टेप लो, लेकिन मेरी जो रीडिंग कहती है, मेरे हिसाब से इनका एरीज लगन नहीं होना चाहिए, इनका टॉरस लगन होना चाहिए। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद BTR। मुझे हाँ। लगा कि ये तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा, एक पूरा लगन चेंज हो गया तो पूरा सीन ही चेंज हो गया। देखो तो उसमें भी बात सही है, उन्होंने बताया तो कुछ ना कुछ चीजें उन्होंने नोटिस करी होंगी, है ना, क्योंकि हाँ जी सर, लग्न लग्न चेंज दो तीन करने का मतलब इवेंट्स है। तो इन्होंने वेरीफाई किया। वो वेरिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो इन्होंने कहा कि टॉरस लगन के साथ ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो वो टॉरस लगन के साथ ज्यादा सेट बैठ रही हैं एज कम्पेयर टू एरीज लगन। बट वो लग्न चेंज करने का मतलब है कि लग्न आपका 2 ढाई घंटे में चेंज होता है। अगर लग्न जी आपका कहीं स्टार्टिंग डिग्री पे हुआ तो बड़ी समस्या करती है, फिर दो हाँ तीन प्रोडक्शन से बात नहीं बनेगी, फिर तो बहुत चीजें को वेरीफाई करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है,
तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि फिजिकल फीचर को देख के वो बताते हैं ना कि तुम्हारा कलर ये है, तुम गोरे हो, तुम्हारा ये लग्न नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी हाइट इतनी है, ये वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपको देश काल पात्र का भी ध्यान में रखता है ना। आप इंडिया में पैदा हुए, यहाँ पर तो अलग अलग कलर के लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अफ्रीका में चले गए, यूएस में चले गए, वहां पर क्या करेंगे? वहां तो कोई भी लग्न लाओगे एक ही कलर को मिलने वाला बिल्कुल। है ना। तो इसीलिए आज के टाइम पे ज्योतिष रूल जब लगाते हैं ना, तो हमको देश काल पात्र सोच समझ के लगाना है, ठीक है। तो ये जो कलर टोन को देखना, ये सब करना ना, ये बड़ी सुपरफिशियल चीजें हैं, इससे बेटियां नहीं होंगी, ठीक है। देखो अभी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, मुझे नहीं पता आप में कितने लोगों को रियलाइजेशन में है, इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज को बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, वो कारण है इसका। लास्ट 2 सेशन में हमने एग्जॉर्टेशन डेबिलिटेशन हमने पढ़ा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप उसको इतना हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके बेटिया में आपकी हेल्प करेगा ना। कोई भी कुंडली दिखाने आपके पास आएगा, देखो वो आपको जो वो लग्न दिखा रहा है, ठीक है, अगर डिग्री मान के चलिए, अगर उसके 20 डिग्री पे है, ठीक है, अब वो बिल्कुल मिड में है अभी एक तरीके से लग्न के, ठीक है। या तो उसका नेक्स्ट लगना हो सकता है, अगर उतना टाइम नहीं पता बिल्कुल से। बट ये जो अपने एक्सॉर्टेशन डेबिलिटेशन का जो अपने सूत्र पढ़ा, उसमें हमें ये समझ में आया ना, एक्सॉर्टेशन उसका मोटिवेशन दिखा रहा है, डेबिलिटेशन उसकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। अगर थोड़ा सी प्रैक्टिस आप कर लो, आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो लग्न देख के बता पाओगे ना उस पर्सन के लिए कि तुम्हारा भैया ये मोटिवेशन है जीवन में, ये नहीं है। अगर वो दिखता है, वेरीफाई हो रहा है, तो आपको पता है ये लग्न है। लग्न वेरीफाई करने के और भी तरीके हैं बहुत। तो ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इन सब में हेल्प करने वाली है आगे जाके, इसलिए कोई भी नियम को हमें हल्के में नहीं लेना है। तो ये जो मैंने आपसे अभी केस बताया ना सर, ये हाँ 29 डिग्रीज का लगन है सर, एरीज लगन 29 डिग्रीज का है। हाँ, तो तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है। एक टॉरस के साथ सेटिंग, मतलब टॉरस के साथ प्रेडिक्शन का ज्यादा एक्यूरेट होना, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है सर यहाँ पे। बाकी ठीक है, हाँ। देखो मैं आपको एक और नियम बताता हूँ। आप वाइफ आपकी है, आपको पता है कि आपकी बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम क्या जी कर सकते हैं कि आपका जो लग्न का लॉर्ड है, जी ठीक है, और जो या तो 29 डिग्री पे कुंडली बनेगी, या तो टॉरस पे बनेगी, यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जी 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 सर। 29 पे बन रहा होगा तो आपका नवमांश कुंडली अलग बनेगा, D9, जी ठीक है। जी वो चेंज जी होगा तो आपका नवमांश का लग्न भी चेंज होगा, ठीक है। जी तो जी लग्न का लॉर्ड और नवमांश का जो लग्न का लॉर्ड, ये दो प्लैनेट्स आपको मिलेंगे कुंडली में। आप देख लो दो प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं एक दूसरे का, तो एक दूसरे के तरफ एनिमी है, ये एनिमी पोजीशन में है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हमेशा थोड़ी अनबन चलती रहेगी, मैं समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। जी जी ठीक है। तो ये तो जी ये तो ये, तो ये हमने कैसे निकाला? ये वर्गा से तो निकाला नहीं, बिल्कुल। क्योंकि D9 का जो लग्न है, जो बन रहा है, वो आपके लग्न से ही D9 का लग्न निकल रहा है, ठीक है। तो वो लग्न का लॉर्ड और आपका जो D1 का लग्न का लॉर्ड, वो और आपके पार्टनर दोनों का वो अंडरस्टैंडिंग बताता है। और अंडरस्टैंडिंग जो का जो करंट सिनेरियो है वो तो हमें पता है, सो वेरिफिकेशन हो जाएगी एक तरफ। वो ठीक है। जी अच्छा, समझ वो गया सर। ऐसा कि मतलब हर साल इक्वेशन चेंज हो रही है, एक साल बड़े अच्छे से रहते हैं, एक साल लड़ रहे हैं, तो अभी करंट का देख के नहीं बताना है, मैं एक ओवरऑल, क्योंकि वो ओवरऑल जी बता रहा सर। है, ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है। जी तो सर। लग्न लग्न लॉर्ड और D9 लग्न का लॉर्ड, एक मान के चलते हैं लग्न आपका जेमिनाई है और D9 आपका मार्स का लग्न निकलता है एरीज या स्कॉर्पियो, ठीक है। अब मार्स एंड मर्क्यूरी एनिमी है, ऊपर से वो एक एक दूसरे से अगर वो 6-8 में बैठे हुए हैं, पक्का दिख सकता है। बट मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब कि D9 ग्रेटिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेस नियम बताया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं, ये एक नियम होता है इसका। ऐसे और भी है, इसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। जो मैंने जस्ट आपको बताया कि दो प्लैनेट लॉर्डशिप को लेके उनके आपस की फ्रेंडशिप एनिमिटी देख के, या उनके आपस की पोजीशंस को देख के हम बता सकते हैं। तो ऐसे छोटे सर छोटे नियम को लगा के, अगर आपको 5-6 नियम अगर आपने एक्सपर्ट
एक्सपर्टीज ला दी तो बीटीआर में आपकी काफी हेल्प। ठीक। हाँ, तो राजेश अपने हैंड रेज किया। राजेश कुमार। अच्छा, ठीक है। तो एक ही ओवरव्यू आपको दिया, तो अभी 10:30 तो हो गए, तो यहाँ क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इनके आपको बताऊंगा रूल्स, ठीक है, कैसे हमको यूज में लाना है। तो हम अगले सेशन से हम लोग एग्जाम्पल चार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर सर हाँ हाँ जी, नेक्स्ट सर हाँ जी। सर जो D2 कहते ना होरा चक्र को हम नॉर्मली चेक करें तो जो किताब में रहते हैं ना, हाँ वो हमको क्या कहते हैं, केवल कर्क राशि और सिंह राशि में आते हैं, मगर वो हम जो जगन्नाथ होरा में देखे तो वो सब कुंडली में सब राशि में आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसमें क्या फर्क है सर? कि वो कैलकुलेशन का फर्क है, ठीक है, मेथड का फर्क है। ठीक है, तो फर्क आजकल जो कैलकुलेशन हो रही है ना, उसमें सारे जो ग्रह होते हैं वो लियो या कर्क में मिलते हैं। है। यस ठीक है, सर, यस सर, कोई बट डाउट जो है सर। बट जो एक्चुअल तरीका है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ये हो गया ना तो अब मैं इसको ऐसे में क्या तो करता हूँ कि पता नहीं आप लोग को अभी एकदम से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी ऑफिशियल क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी है, तो वो क्लास है, तो मैं छोटा सा एक टॉपिक पूछा है। तो वर्गा चार्ट कैसे देखते हैं? देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहे हैं सब, ठीक है, D9 D10। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, गोरा ले आऊंगा, जी ये तो हो रहा। तो राजेश देखिए, मैं ये वाला हो रहा यूज कर रहा हूँ। मेरे वाले हो रहा में देख रहे हो, सारे ग्रह मस्त है ना, कोई नहीं लड़ रहा है आपस में, जी सर, सब अपनी अपनी जी राज्य सर, में आराम से। आपके जी सर, आपके उसमें ना ऐसा आता होगा, ये सर सभी कर्क राशि में और सिंह राशि में आते ये आपके में ऐसा झगड़ते होंगे सब ना आपस में, हैं। हाँ जी सर। वो आएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये है, ठीक है, जो कैंसर और लीव लगने में मिलता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ना अलग अलग मेथड है। एक परिवृत्ति द्वय करके एक मेथड होता है, ठीक है, परिवृत्ति, ओके देखो नाम लिख रहे हैं, परिवृत्ति, ओके पराशर हो रहा है विद परिवृत्ति। ठीक है, ओके तो फललिपि का मतलब कैलकुलेशन का मेथड है ना, वो D2 के लिए परिवृत्ति द्वय बोलते हैं, D3 के लिए परिवृत्ति त्रय। इस श्लोक में आते हैं क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो ओके परिवृत्ति द्वय का मतलब कि परिवृत्ति मतलब कि वो सिक्वेंशनल है, ठीक है, वो सारी राशियां कवर करेगा और 2 बार कवर करेगा द्वय। ओके ठीक है, परिवृत्ति त्रय में क्या होता है कि ये जो राशियों का जो डिवीजन होता है ना, ये 12 राशि में होगा, बट 3 बार होगा, 3 बार होगा। 3 बार होगा। बट वो मेथड लोगों ने पता नहीं, इसमें श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन है, इसलिए बोलते हैं कि ट्रेडिशनली उन्होंने ऐसा सीखा है अपने गुरु से या जो भी है। तो बहुत सारे मेथड इसमें बन गए। अब D2 में ही देख लो कितने सारे मेथड है, 1 2 3 4 5 जी 6 7 8 9 10 11 12 मेथड है ना। ओके अब आप करते रहे यूज का प्रिडिक्शन, एक कुंडली में तो हमसे होता नहीं प्रिडिक्शन, 12 का लगा के टेस्ट करके वेरीफाई करना कैसे? ये तो बच्चों की श्रद्धा पे डिपेंड करता है, पर कौन सा स्टूडेंट किसको टीचर मान रहा है। टीचर ने जो बोल दिया अपना वो चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार क्लासिकल टेक्स्ट को अपने घर पे एक बार जरूर रखो, पढ़ो। नहीं समझ में आता, कम से कम एक बार खोल के जी सर। गलत शलत ही पढ़ लो, ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ो, गलत शलत पढ़ो कम से कम। तभी तो जीवन में आप इस शब्द से टकराओगे जब श्लोक में आप पढ़ोगे परिवृत्ति नाम की कुछ चीज है ना। तो परिवृत्ति पढ़ोगे तो कभी समझोगे भी इसका मतलब क्या होता है, जी तो कैलकुलेशन भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम क्लासिकल बुक पढ़ते ही नहीं है, ऑथर ने जो बोल दिया हमने सर वो जो तो वो गलत। तो मेरे Sir, अकॉर्डिंग वो can you मेथड put गलत। हाँ हाँ, पुनीत जी कुछ कह रहे थे? sir sir can you put this word file in chat, please? यस यस, आई एम, मैंने गेस कर दिया ना इसको।
सर अभी जो आपने बताया दो प्रवृत्ति का, वो हाँ सभी डिवीजन चार्ट को हम यूज कर सकते हैं? हाँ, तो सारी नहीं, सब में नहीं होता है, ये सभी में नहीं है, मतलब मोस्टली सारी परिवृत्ति ही मिलेंगी आपको। तो किसी में द्वय है, त्रय है, किसी में कुछ अलग सिस्टम है, वो कैलकुलेशन का मेथड अलग है। मैंने मैंने इसीलिए बोला ना, ये वर्ग जो टॉपिक है, ये समझने के लिए पहले हमें कैलकुलेशन पता होना चाहिए, करेक्ट। कैलकुलेशन पता होगा तो इसका रियल एप्लीकेशन समझ में आएगा। अभी देखो, मैं आपको ना एक बहुत आपको वो समझाता हूँ इसकी। अच्छा, पहले मैं आपके लिए शेयर कर दूँ फाइल। शेयर कर दिया था, कहाँ है? बराबर। एक फाइल शेयर कर दूँगा मैं, ठीक है।